हाँ, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये जो सीरीज़ है वो आपके आने वाले सभी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इससे बिल्कुल मिस मत कीजिए। रेगुलर बेसिस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मैं आपको बताता भी हूँ, साथ में आप एमसीक्यू भी लगाते हैं, तो ओवरऑल आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में देखते हैं सिंधु सभ्यता, ठीक है? तो सिंधु सभ्यता से जो भी चीज़ें लुसेंट में या दिए गए हैं, तो आप इनको एक बार रिवीजन करिए, रिवीजन के पर्पज़ से पढ़िए, देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो बताई गई है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो क्षेत्र था, विस्तार था, वो त्रिभुजाकार के रूप में माना जाता है। तो ये पहला पॉइंट आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे याद रखेंगे, राइट। अब एक चीज यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो ये तिथि निर्धारण की कार्बन 14 जो तकनीक है या फिर विधि है, इसकी खोज किसने की थी? तो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जिनका नाम था V.F. लीवी, ठीक है। लीवी याद रखेंगे, इनके द्वारा 1946 में की गई थी, ठीक है। कार्बन जो निर्धारण तिथि निर्धारण की कार्बन विधि है, इसका खोज किसने किया? तो याद रखिएगा, अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था लीवी, इन्होंने 1946 में किया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है, मतलब जितना कम रहेगा वो माना जाता है कि वो उतना पुराना है, उतना प्राचीन मानी जाती है। बस इसी बेस पर लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा वीवीआई है, इस टॉपिक से सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो आपका यही है, ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। अब ध्यान में रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक हमने कल वीडियो में देखा था, प्रागैतिहासिक काल जब हमने बात किया था, तो उसमें आद्य ऐतिहासिक का मतलब बताया गया था कि अ, मतलब लेखन पद्धति मौजूद होने के बाद भी लेख को पढ़ा नहीं जा सका, उस काल को माना जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। इस सभ्यता के मुख्य जो निवासी थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, ध्यान में रखना है। जॉन मार्शल याद रखेंगे, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन जो महानिदेशक थे। 1924 में 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत इन्होंने घोषणा की थी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और अगला पॉइंट आता है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी जो पूरा स्थल था वो है दासक नदी के किनारे। अब आप अगर मैप मान के चलो कि अगर हम इसे दिखाते हैं इस तरह से, तो ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये आपका पश्चिमी और ये आपका पूर्वी, यानी जो पश्चिमी स्थल था वो माना जाता है कि दासक नदी के किनारे जो था सुत कांगडोर बलूचिस्तान के अंतर्गत आता था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो कि पश्चिमी स्थल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे पूर्वी स्थल माना जाता है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा माना जाता है, उत्तरी आपका मांदा, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से आप देख सको, राइट। तो यहाँ पे हो गया उत्तरी, जो कि सबसे उत्तरी स्थल होता है मांदा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी पूरा स्थल माना जाता है कि गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। अब देखिए इन सभी पर मेरा अलग नोट्स भी बना हुआ है, हमारे एप्लीकेशन पर नोट्स आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप आराम से इसके और भी थोड़ा डीपली जा करके पढ़ पाएंगे। कई सारी चीज़ें डीपली भी पूछ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ हमारे एप्लीकेशन पर नोट्स फॉर्मेट में उपलब्ध है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है कि सिंधु सभ्यता या फिर सैंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता मानी जाती है। सैंधु सभ्यता की प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर के रूप में दिया गया है, बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदाड़ो आता है, हड़प्पा आता है, फिर हम देखते हैं राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। यहाँ पे मैं 5 के बारे में बात करता हूँ, और छठा ये जो आप जो देख रहे हैं ये उतना हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे मैं फिलहाल साइड में रखता हूँ। अब देखें हम नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली ऐसी ये स्थल था, साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, ये चीज याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल है वो गुजरात के अंतर्गत खोजे गए हैं, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है।
फिर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो माना जाता है। सबसे बड़ा स्थल, ये नहीं कि भारत में, लेकिन अगर भारत में पूछा है कि भारत में इसका सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 के अंतर्गत सूरज भान ने किया था। किसने किया था? सूरज भान ने किया था, ये याद रखना है। लोथल और कोडता, ठीक है, लोथल और सुतकोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर माना जाता है, बंदरगाह माना जाता है। ज्यादातर आपसे गोदीवाड़ा पूछा जाता है कि लोथल ही होता है, ये पॉइंट याद रखेगा। जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का जो प्रयोग का साक्ष्य मिलता है वो कालीबंगन से प्राप्त होता है। इस पर भी मैंने अलग प्रॉपर नोट्स बना करके अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट कुछ कुछ दिया गया, आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो मतलब वो हमारे एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस ध्यान में रखना है। अग्निकुंड यानी यज्ञ वेदी लोथल से भी मिला है और कालीबंगन से भी मिला है, तो ये दोनों चीज याद रखना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसमें पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान। ठीक है। फिर आता है मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली हुई है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। राइट। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदड़ो में मिले हैं। ठीक है, चंदहुदड़ो में मिले हैं, ध्यान रखिएगा। मनके बनाने के कारखाने लोथल के साथ साथ चंदहुदड़ो में मिले, दोनों चीज पूछा जाता है, दोनों को याद रखिएगा। अगला है कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली जो सभ्यता थी वो सुमेरिया की सभ्यता को माना जाता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति को अपनाया था। कई बार ये चीज पूछा गया। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे, मतलब पीछे की तरफ खुलते थे। केवल एक ऐसा नगर था यानी लोथल, जहां पर लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये अपवाद के लिए है, तो इसलिए पेपर के लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है, हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही हमें प्राप्त होता है। और प्रागैतिहासिक काल में जब हमने देखा था कोल्डिहवा नामक स्थान, वो याद रखिएगा। सुतकोदता, कालीबंगन और लोथल ऐसे सैंधव जो कालीन थे जहां पर घोड़े के अस्थि पंजर मिले हुए हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे जो प्रमुख स्थल थे, कौन सी नदी के किनारे स्थित है और उनकी स्थिति कहाँ पर है और उत्खननकर्ता कौन माने जाते हैं, ये पूछा जाता है। सबसे पहले आपको हड़प्पा याद रखना अच्छे से। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, पंजाब के यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। दयाराम साहनी को माना जाता है हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता के रूप में 1921 में। ठीक है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, याद रखिएगा। रखाल दास बैनर्जी, ये दो आपको अच्छे से याद रखना है, किसी तरह से याद रखिए, जैसे भी याद रखना है। हम इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी याद रखते हैं, हसा मोर। हसा मोर याद रखोगे तो क्लियर रहेगा। हड़प्पा, साहनी और मोहनजोदाड़ो, रखालदास बनर्जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम आप रखोगे हसा मोर, तो ये याद रहेगा दो। चंदहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत, पाकिस्तान के नवाब शाह जिला, मैके और एन जी मजूमदार ने इसको खोजा था।
कालीबंगन की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे, और ये राजस्थान में पड़ता है कालीबंगन। फिर देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है वो हम बात करते हैं रंगपुर, मादर नदी गुजरात का काठियावाड़ जिला, रोपड़ याद रखना सतलज नदी पंजाब का रोपड़ जिला, लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद जिला, आलमगीरपुर हिंडन हमने देखा था और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला। फिर आता है सुत कोंगडोर जो कि दासक पाकिस्तान के मरकाना में समुद्र तट के किनारे स्थित था, बनमाली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा का हिसार जिला होता है, धौला जो विरा है वो लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला के अ, निकट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में बार बार पूछा जाता रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहियों एवं चार पहियों वाले बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मोसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो पिगट ये नाम याद रखेगा। अब देखिए यहाँ पे है कि सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार हुआ करते थे, आयातित वस्तुएं कहाँ से ली जाती थी, प्रदेश दिया गया। तांबा जो आयात होता था वो खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से होता था। चांदी की बात की तो अफगानिस्तान ईरान से हुआ करता था। सोना की बात की तो कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से हुआ करता था। टीन की बात की तो अफगानिस्तान ईरान याद रखेगा। गोमेद होता है सौराष्ट्र से। लाजवर ये पेपर में पूछा भी गया है मोसोपोटामिया से। सीसा होता था ईरान से। तो ये सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मान करके उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में देखने को मिलते हैं। मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, ये पॉइंट याद रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जाता है, तो ये कथन के रूप में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मंदिर के अवशेष नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थे। पशुओं में कुबड़ वाला साढ़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्रियां जो होती थी वो मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज जो है मातृ सत्तात्मक हुआ करता था। राइट, फिर नेक्स्ट है कि सैंधो वासी जो है सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधो वासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ या फिर पासा खेलना आदि इनका साधन के रूप में इस्तेमाल करते थे मनोरंजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए गए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ध्यान में रखिएगा सिंधु सभ्यता के जो लोग थे काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि ये लोहा से ही परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहा से परिचित नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर, ठीक है, निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजन का भी प्रथा का प्रमाण यहाँ से देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में ध्यान रखिए कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो कि प्रचलित थे। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। अब इसमें होता यह था कि हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं, यानी मतलब युगल समाधियां मिली हैं लोथल और कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो बताया गया वो बाढ़ को माना गया। ठीक है, बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। तो पूछा सकता है कि टेराकोटा क्या है, तो आग में पकी हुई मिट्टी को। तो देखिए कुल मिलाकर सिंधु सभ्यता से इतनी सारी चीजें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए और फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करिए। तो चलिए फिर अब इससे जुड़े कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं और तब जाकर के आपको लगेगा कि आपने कितना अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर किया। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ लिया, अब बात करते हैं हम लोग एमसीक्यू और देखते हैं कितना आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करीब 30 प्लस मैंने क्वेश्चन रखा है, आप टेस्ट के फॉर्मेट में लगाइए और बताइएगा एंड में कितना आपने सही किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, रेडियो कार्बन यानी C14 विश्लेषण के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है?
तो क्या बताया गया था कि जो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है वो 2400 बीसी से 1700 बीसी माना जाता है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का आकार जो है वो कैसा है। तो आकार हमने बात किया कि ये त्रिभुजाकार है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है कि कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य है। तो ध्यान से देखिए, असत्य बताना है। पहला पॉइंट कि इसकी खोज लिवी ने की थी, ये बिल्कुल सही है कि कार्बन 14 की जो खोजकर्ता थे वो लिवी थे, ये बिल्कुल सही है। इसकी खोज 1946 में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। जिस कार्बन में C14 जितना कम होता है वह उतनी ही नवीन मानी जाती है। जी नहीं, जितना कम होता है वो उतनी ही पुरानी मानी जाती है, ये उल्टा यहाँ पे कह रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे असत्य करेंगे, ठीक, ऑप्शन सी को। यह तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक पद्धति है, ये बिल्कुल सही था। अगला आता है कि 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले हमने बताया था आपको कि राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किया था, तो राइट आंसर बी हो जाता है। अगला है कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है। तो आधे ऐतिहासिक युग या फिर इसे कांस्य युग के अंतर्गत रखा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के संबंध में गलत मिलान का चयन करें। तो चलिए देखते हैं कौन गलत तरीके से मिलान किया गया। पहला है कि पश्चिमी स्थल माना जाता है सुतकांगडोर, जो कि बलूचिस्तान के अंतर्गत आता था, ये पॉइंट ठीक है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। उत्तरी स्थल मांदा जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। और दक्षिणी स्थल राखीगढ़ी, यहाँ पे राखीगढ़ी नहीं था, दैमाबाद था, महाराष्ट्र में दैमाबाद। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, जो कि पॉइंट गलत है। ठीक है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो हम जानते हैं राखीगढ़ी है, हरियाणा के हिसार जिले में। और मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे बड़ी स्थल मानी जाती है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक जो स्थल है वो गुजरात के अंतर्गत खोजे गए, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही होगा, इसलिए सी को टिक करेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह शहर कौन से थे। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की अगर बंदरगाह शहर की बात करें तो लोथल के साथ साथ हम यहाँ पे सुतकोता कह सकते हैं, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत विरासत सूची में कब जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था, तो इसे हम याद रखेंगे कि 2021 के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो यहाँ पे सी होगा। और धौलावीरा गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर कौन से पशु विराजमान है। कौन से पशु, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। बहुत अच्छा सवाल है, हमेशा पूछा जाता है। तो मोहनजोदाड़ो से मिला है, ऑप्शन सी होगा। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से पाए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंद्रहुदड़ो, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में हमें सही कथन चुनना है। ध्यान दीजिएगा, सही कथन चुनना है, कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। जी नहीं, बाईं से दाईं ओर नहीं, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा गलत हो जाता है। यह लिपि जो कि भाव चित्रात्मक थी, ये बिल्कुल सही है कि इनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम जो पहली सभ्यता कौन सी थी। तो पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता को माना जाता है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सिंधु सभ्यता के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी। तो बहुत सिंपल सा है, कौन सी पद्धति थी, ग्रिड पद्धति को अपनाते थे वो लोग, ऑप्शन बी होगा। वह एकमात्र शहर कौन सा था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य खिड़की की ओर खुलते थे। तो मुख्य खिड़की की ओर खुलते थे, सिर्फ और सिर्फ लोथल ही ऐसा था, बाकी सभी पीछे की तरफ खुलते थे। अगला है कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। मिट्टी से बने हल का जो साक्ष्य है वो हम जानते हैं बनमाली, यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, बनमाली। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। चावल के प्रथम साक्ष्य ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, लोथल, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है। तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, ऑप्शन ए होगा, याद रखेंगे एक श्रृंगी पशु का। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी।
तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलों में अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी होगा गेहूं और जौ। गेहूं और जौ यहाँ पे ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति कह सकते हैं कि जो हड़प्पा की भौगोलिक स्थिति पंजाब की, मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जो जिला है, यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे जो कि असत्य है? देखिए, मिलान असत्य की बात करें तो मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मिलान नदी और स्थल से असत्य है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हरा मासी याद रखेंगे, हरा मासी का घर, मैंने इसे याद एक किया है, हरा मासी का घर रोपण संत को लोभे, ये ट्रिक हमारा होता है। तो हरा यानी हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, और जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे। तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी का है, ये तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है और हमें असत्य बताना है, ठीक है। कालीबंगन, जैसे मैंने बताया कि हरा मासी का घर रोपण संत, ठीक है, रोपण संत को लोभे, लोभे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सब ट्रिक आराम से हो जाएगा। का घर का मतलब हो गया कालीबंगन, घग्गर नदी के किनारे। रोपण संत मतलब रोपण जो है वो सतलज नदी के किनारे है, और लोभे का मतलब लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे। ये ट्रिक है, होता है एक छोटा सा, जो कि याद रखने के लिए। तो कालीबंगन घग्गर मैंने आपको बताया का घर, रोपण संत को लोभे, ये भी सही है, रोपण संत। और लोथल लोभे यानी भोगवा नदी किनारे होता है। हिंडन जो था वो आपका आलमगीरपुर हमने देखा था, वो होता था। तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन डी। चंद्रहुदड़ो के उत्खननकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे? तो चंद्रहुदड़ो के उत्खननकर्ता के रूप में एनजी मजूमदार, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। रंगपुर स्थल जो कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? रंगपुर, तो करेक्ट होगा मादर नदी के किनारे, ठीक है, मादर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न कि कालीबंगन के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि मतलब कथनों पर विचार करना और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो पहला पॉइंट कि यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, बिल्कुल सही है। इसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष द्वारा 1951 के द्वारा शुरू की गई थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कथन सही होगा, इसलिए सी को टिक करेंगे। ज्यादातर पूछा था कि कालीबंगन कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में, बस ये याद रखना। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश किस नदी के तट पर स्थित था? तो हिंडन, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा हिंडन, ठीक है। बनमाली हरियाणा में किस नदी के किनारे सैंधव स्थल है? तो बनमाली रंगोई नदी के किनारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है कि सुत कांगडोर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, सुत कांगडोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यह मरकाना में समुद्र तट के किनारे स्थित था, यह दासक नदी के किनारे स्थित था। इसके उत्खननकर्ता स्टाइन थे, और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जी नहीं, ये आपका पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता था। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, जो कि ये गलत है। लोथल के उत्खननकर्ता 1954 में किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया? रंगनाथ राव के द्वारा। ये याद रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की देन माने जाने वाले स्वास्तिक चिन्ह किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो भगवान सूर्य, राइट आंसर ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता में के धार्मिक जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि असत्य है? असत्य की बात करें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, ठीक है। यहाँ के नगरों में भव्य मंदिरों के अवशेष मिले, जी नहीं, ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में कोई भी मंदिर के अवशेष तो मिला ही नहीं है, तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा, ठीक है। शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य मिलता है, वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, सब सही है, लेकिन यहाँ पे बी गलत होगा। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय जो पशु था वो कौन सा था? तो कुब्बड़ वाला सांड, ठीक है, कुब्बड़ वाला सांड ऑप्शन बी। सैंधव समाज के मातृसत्तात्मक होने का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्त्री थी, मृद मूर्तियां अधिक मिलने के कारण ऐसा माना जाता था, तो बी करेक्ट है। सैंधववासी मुख्य रूप से किन वस्त्रों का उपयोग करते थे, प्रयोग करते थे? तो सूती और ऊनी वस्त्रों का, सूती और ऊनी वस्त्रों का, तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ठीक है, सूती और ऊनी वस्त्रों का। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? तो कुप्रथाएं अगर देखा जाए तो पर्दा प्रथा भी था, साथ ही साथ वेश्यावृत्ति भी हुआ करता था, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। कालीबंगन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर आप फटाफट नीचे कमेंट करके बताना कि सही आंसर क्या होगा 37 का। बहुत सिंपल सा है।
वह एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल कौन-सा था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों हेतु भी किले से घिरा हुआ था? तो देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का भी सही आंसर करते हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफ़िनेटली इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे और जितने भी लोग यहाँ पे करेंगे मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को एंड तक देखे हो। 38 का भी आंसर आप खुद नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है? तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।